हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में 08। इसके पहले 01 से 07 तक चैनल पे अपलोड किया है, तो सबका लिंक तुमको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। या मैं प्लेलिस्ट भी अटैच कर ही दूंगा, तो प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हो, वहाँ सब कुछ तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक नया टॉपिक होगा। हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था वर्क डन ना, वर्क से रिलेटेड हमने बात की थी कैसा कैसा वर्क हो सकता है। तो उसी वर्क का यूज़ करके आज हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है चैप्टर में, दैट इज़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये चीज़ हमको समझनी है कि कौन से फोर्सेस नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं, कौन से फोर्सेस नेचर में नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ये हमको समझना है यूजिंग द आइडिया ऑफ वर्क डन। इसलिए मैंने वर्क डन तुमको पहले पढ़ा दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी था इसको समझने के लिए। तो देखो क्या होता है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। मतलब डिस्कशन दोनों में कॉमन चलेगा। कॉमन चलने का मतलब क्या है? कॉमन चलने का मतलब कि जब मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा रहा होऊंगा तो मुझे नॉन कंजर्वेटिव का भी नेगेशन देना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये कंजर्वेटिव है तो ये नॉन कंजर्वेटिव होगा, राइट। कंजर्वेटिव फोर्स, देखो कंजर्वेटिव फोर्स का पहले मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है, और थोड़ा डेफिनेशन का मैं आइडिया देता हूँ। नेचर में है ना, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके अंडर अगर कोई चीज़ हो रहा है, कोई फिनोमेना हो रहा है, और उस फिनोमेना में जो एनर्जी है वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सुन लो, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम को मैं डिस्प्लेस करके एक एनर्जी दे रहा हूँ, है ना। ये मीन पोजीशन पे था पेंडुलम, मैंने इसको उठाया कुछ हाइट पे, तो मैंने इसको एक एनर्जी दी है। अब ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट करेगा तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा ना, यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, राइट, लाइक दिस। ये मोशन ये पेंडुलम परफॉर्म करेगा, है ना। अब देखो, हमको एक चीज़ पता है, ये बचपन से पता है क्यों ऐसा होता है। ये अभी तक शायद ना पता हो, बट स्टिल काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, कि हमको मालूम है ये पेंडुलम को अगर हम लोग ले जाके वैक्यूम में रखें, ये पेंडुलम को अगर हम लोग ले जाके वैक्यूम में रखें और यही डिस्प्लेसमेंट यही एनर्जी दे के छोड़ें, तो ये पेंडुलम इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा, और इसी एम्पलीट्यूड से चलता रहेगा, इसी डिस्टेंस से चलता रहेगा। यही अगर हम लोग नॉर्मल अपने घर में एक पेंडुलम ले, और वो पेंडुलम को जैसे लैब में तुम पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो पेंडुलम को अगर मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करो और छोड़ो तो पेंडुलम कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, है या ना, रुक जाएगा ना। सिंपल, इतना तो समझ रहा है। तो पेंडुलम अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा और धीरे 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 क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बट यही चीज़ अगर वैक्यूम में ले जाके की जाए और वैक्यूम में उसको मेन पोजीशन से छोड़ा जाए, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एनर्जी लूज़ नहीं हो रही है। तो वैक्यूम में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा जो पेंडुलम को ये चीज़ करने को बोल रहा होगा या ये चीज़ करवा रहा होगा? वो फोर्स होगा ग्रेविटी का। पेंडुलम पे ग्रेविटी का फोर्स mg है, तो इधर एक कंपोनेंट एक्ट करता है, इधर एक कंपोनेंट एक्ट करता है। ये सब तुम 12th में इसका रेजोल्यूशन वगैरह देख लोगे, वो छोड़ो। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की वजह से ये पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है, बट ग्रेविटी ऐसा फोर्स है जो एनर्जी लूज नहीं होने दे रहा है। हाँ, नॉर्मल रूम में ग्रेविटी के अलावा और क्या है? एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस ऐसा फोर्स है जो एनर्जी लूज करा रहा है। वेरएज ग्रेविटी, अगर हम लोग सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट देखें, जो कि वैक्यूम में दिखाई पड़ेगा, सिर्फ वैक्यूम में ले जाके पेंडुलम को यहाँ रख के छोड़ दें, तो ग्रेविटी इसको यहाँ खींच रही है, बट वो ग्रेविटी इसको खींचने में इसकी एनर्जी कोई लूज़ नहीं करा रही है। तो ये एनर्जी जो हमने दी है वही एनर्जी चलती रहेगी। देखो ना, हमने जितनी पोटेंशियल एनर्जी दी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, और ये कन्वर्जन चलता ही रहता है। तो ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे ये एक बॉडी है, लेट्स से ये एक पॉइंट है ए, ठीक है। ये पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है एम करके। इस ऑब्जेक्ट को मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है। ध्यान से सुनो, इस ऑब्जेक्ट को मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है, ठीक है। ये मेरा टास्क है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस हमको समझने हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का पहला जो आइडिया है वो ये है
कि अगर मैं इस डब्बे को या इस बॉक्स को या इस ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में ए से बी लेके जाऊं, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में ए से बी लेके जाऊं तो कुछ वर्क लगेगा। इसको मैं बोल देता हूं वर्क डन इन फर्स्ट पाथ, है ना। अगर इसको मैं ऐसे लेके जाऊं ए से बी, इसको मैं बोल देता हूं वर्क डन इन सेकेंड पाथ। और अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं, इसको मैं बोल देता हूं वर्क डन इन थर्ड पाथ। तो अगर ये सारे वर्क जो मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से, तीनों वर्क में क्या डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है। यहाँ पाथ ऐसा है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पाथ ऐसा है, यहाँ पाथ ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं तीनों वर्क डन का बात करूं तो तीनों केसेस में जो वर्क है वो अलग अलग पाथ से हुआ है ना। तो पाथ अलग अलग होने पे भी अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क सेम लगेगा। पाथ अलग अलग होने पे भी अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो तीनों का वर्क सेम होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स का पहला प्रॉपर्टी है। सो द फर्स्ट थिंग इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी वर्क डन इन फर्स्ट पाथ इज सेम एज वर्क डन इन सेकेंड पाथ इज सेम एज वर्क डन इन थर्ड पाथ। धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान मत हो, तुमको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बस कुछ की पॉइंट्स याद रखो क्या बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट, जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे जिस पाथ से जाऊँ हर एक केस में सेम वर्क लगेगा। इसके लिए एक एग्जांपल देख लो। जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। मुझे इस बॉल को उठा के h हाइट पे लाना है, ये हाइट h है। तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको ऐसे सीधे h हाइट पे लेके जा सकता हूँ, ऐसे h हाइट पे लेके जा सकता हूँ, ऐसे h हाइट पे लेके जा सकता हूँ, ऐसे h हाइट पे लेके जा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब ये जो सारे पाथ्स हैं, अगर इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व है वो कंजर्वेटिव होगा तो इन सारे पाथ्स का वर्क सेम होगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये बॉल को यहाँ से h हाइट लेके जाना है, जैसे ये पेन को यहाँ से h हाइट ऊपर उठाना है। सपोज़ ये मेरे हाथ पे है, इसको मुझे इतना हाइट ऊपर उठाना है। तो इतना हाइट ऊपर उठाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, सीधे मैं ऐसे आ सकता हूँ, मैं ऐसे आ सकता हूँ, लाइक दिस, मैं ऐसे आ सकता हूँ, कोई भी पाथ ले सकता हूँ, है ना। इन सारे पाथ में अगर ये जो फोर्स इन्वॉल्व है, चाहे इसको उठाने में, चाहे ये ब्लॉक, चाहे ये स्फीयर को उठाने में या फुटबॉल को उठाने में, हर एक केस में अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क सेम लगेगा। वर्क का कोई वैल्यू अलग नहीं होगा, हर एक केस में सेम वर्क आएगा। ये हम प्रूव भी करेंगे, परेशान मत हो, हम प्रूव भी करेंगे। दूसरा चीज़, द वर्क डन डिपेंड्स, ये पेंडुलम वाला एग्जाम्पल समझा, एनर्जी कहीं जा नहीं रही है, एनर्जी फंसी हुई है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्व करा के रखता है, ठीक है। सो वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं ये ए और बी को चेंज करूँ तो वर्क चेंज हो जाएगा, बट जब तक ए और बी सेम है, कोई भी पाथ से जाओ ए से बी तक, इट डजेंट मैटर। थर्ड इज वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज ज़ीरो, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यहाँ लिख लेते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज ज़ीरो, या इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज ज़ीरो। मतलब अगर एक क्लोज्ड पाथ है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से स्टार्ट करना है और बॉडी को डिस्प्लेस करा के घुमा फिरा के वापस पॉइंट ए पे लाना है, और अगर इस पूरे वर्क में, इस पूरे पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है तो वर्क ज़ीरो है। तो ये तो तुमने भी पढ़ रखा होगा ना, या बचपन से सुन रखा होगा। कोई तुमको बोलता है कि तुम यहीं से स्टार्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपना एग्जांपल ले लो, तुम रोज़ निकलते हो, जाते हो कॉलेज, पढ़ के आते हो, घर पे आ जाते हो, राइट। तो अगर कोई तुमको शाम को आके बोले कि तुम यहाँ से निकले थे, वापस यहीं शाम को आ गए हो, तो तुम्हारा वर्क डन ज़ीरो है। तो
ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए वर्क ज़ीरो नहीं है। देखो तुमको कोई बोलेगा या तुमको सपोज कोई बोलता है चलो 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, 1 किलोमीटर दौड़ के तुम आओगे और बोलेगा कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, वर्क ज़ीरो हो गया, तो तुम उसको मारोगे ना, तुम बोलोगे नहीं वर्क ज़ीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम थक गए हो, है ना। अगर वर्क ज़ीरो होता तो तुम थकते नहीं। तो देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, प्रॉब्लम यह है कि दोनों सही हैं, वर्क ज़ीरो भी है और ज़ीरो नहीं भी है। कैसे ज़ीरो भी है और ज़ीरो नहीं भी है, देखो समझते हैं। जो पर्सन बोल रहा है ना कि वर्क ज़ीरो है, वो एक पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में बोल रहा है। किस रेस्पेक्ट में बोल रहा है? वो बोल रहा है कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। ये देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्लोज्ड पाथ का वर्क ज़ीरो होता है, बट देयर आर सम अदर फोर्सेस जिनके लिए वर्क ज़ीरो नहीं होता है क्लोज्ड पाथ में। तो वो जो पर्सन बोल रहा है वो बोल रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस के लिए तुम्हारा वर्क ज़ीरो है क्लोज्ड पाथ में। बट तुम जो बोल रहे हो मेरा वर्क ज़ीरो नहीं है, उसमें तुम बोल रहे हो कि क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी था तो मेरा वर्क ज़ीरो नहीं है। तो देखो वो क्या बात कर रहा है मालूम है, ग्रेविटी का बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये यहाँ दौड़ रहे थे, जैसे तुम ऐसे दौड़ रहे थे और ग्रेविटी का फोर्स यहाँ था, तो ग्रेविटी का फोर्स और तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट में एंगल जो है वो 90 का है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वर्क ज़ीरो है। तुम इस पाथ पे कितना भी दौड़ो, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, घूम के यहाँ आ जाओ, तो हर जगह ग्रेविटी तुम्हारे पाथ से परपेंडिकुलर लग रही है। तो फोर्स हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही है, तो हर जगह पे तुम्हारा वर्क क्या है? ज़ीरो। समझ में आया? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 है, इसलिए तुम्हारा वर्क डन ज़ीरो है। चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझ लो कि ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन ज़ीरो होता है क्लोज्ड पाथ में। देखो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना, ये हमने अभी जस्ट बात की। वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है। अब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। बट तुम जो बोल रहे हो कि नहीं वर्क ज़ीरो नहीं है, हम थके हैं, तुम थकते हो फ्रिक्शन की वजह से। तुम थकते हो फ्रिक्शन की वजह से। जब तुम दौड़ रहे हो, मैराथन दौड़ के आए 1 किलोमीटर वापस, तो तुम तो थक गए। बट जो पर्सन बोल रहा है वर्क ज़ीरो है, वो किस रेफरेंस में बोल रहा है? वो बोल रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के केस के लिए। बट तुम जो बोल रहे हो वो फ्रिक्शन के लिए बोल रहे हो। फ्रिक्शन में तुम्हारी एनर्जी लूज होती है। तो ऐसे फोर्सेस जिसमें एनर्जी लूज नहीं होती है वो कंजर्वेटिव है, और जिसमें एनर्जी लूज होती है वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, इनका हम लोग अगर डेफिनेशन लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं द फोर्सेस विच कंजर्व द टोटल मैकेनिकल एनर्जी of the system are called conservative forces। मतलब जितना एनर्जी दिया है तुमने वो एनर्जी को बचा के रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे सिस्टम से। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने पेंडुलम वाला एग्जाम्पल देखा ना, अगर पेंडुलम को वैक्यूम में ऑसिलेट करके छोड़ा जाए तो वो इन्फाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता ही रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, और एक और फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कुछ फोर्सेस नेचर में कंजर्व होते हैं या कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे अगर ग्रेविटी को हमको कंजर्वेटिव प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ तुमको। ये नोट डाउन किया था आई होप। ये डायग्राम तो ठीक है तुम भी बना लोगे। ये नोट डाउन करते चलो साथ में, पॉज करके। देखो अब हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव कैसे है, मतलब कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया ना कि अगर पेंडुलम को ऑसिलेट करके छोड़ देंगे हम लोग वैक्यूम में तो वो चलता ही रहेगा। सेम स्प्रिंग के लिए भी ये ध्यान रखना। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है ना, ये स्प्रिंग है, यहाँ एक मास लगाओ, इसको यहाँ से फिक्स करो और इसको ऐसे खींच के छोड़ दो। तो अगर ये काम तुम वैक्यूम में करोगे तो ये वाला मास इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट होता रहेगा। बट रियल वर्ल्ड में करोगे या अपने डे टू डे घर लैब में करोगे तो वो धीरे 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 डाई आउट हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। ये तो सबको मालूम है ना, ऑफ कोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। ये तुम 12th स्टैंडर्ड में यूज़ करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होने का फ़ायदा।
अब देखो हम लोग ग्रेविटी कैसे कंजर्वेटिव प्रूफ कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक का मास है m और ये ब्लॉक है अभी पॉइंट A पे, मुझे इसको पॉइंट A से पॉइंट C पे लेके जाना है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है s, डिस्प्लेसमेंट टोटल, ठीक है। अब देखो A से C जाने के लिए कुछ अलग अलग ऑप्शंस होंगे, अलग अलग पाथ्स होंगे ना। जैसे एक पाथ तो ये है डायरेक्ट A से C वाला स्ट्रेट लाइन का पाथ, दूसरा पाथ मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ कि पहले मैं A से B जाता हूँ, फिर मैं B से C जाता हूँ, ठीक है, फिर मैं B से C जाता हूँ। लेट दिस बी सम हाइट h, ये इतना मेरे को पता है। और ये एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा है, ठीक है। मुझे ये दोनों पाथ्स में वर्क निकालना है, एक तो ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है, समझ में आया। ये दो पाथ हैं, दोनों में मुझे वर्क निकालना है। तो मैं पहले वर्क डन इन A टू C निकालता हूँ और ग्रेविटी के अगेंस्ट निकालूंगा, क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो मैं ग्रेविटी के लिए वर्क निकालूँ, ग्रेविटी का फोर्स कहाँ है, यहाँ पे mg। तो ये रहा ग्रेविटी का फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, ध्यान से देखो, ये ग्रेविटी का फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, ये सुनो, यही है ना डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो। और ये एंगल थीटा है, हमको मालूम है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा ना, ये तो 90 होगा और ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा, यानी mg और डिस्प्लेसमेंट या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है, 90 प्लस थीटा, समझ में आया। बस यही फ़र्क है, डिस्प्लेसमेंट s है, फोर्स mg है और एंगल है 90 प्लस थीटा। तो ये हो गया mg s कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, बोलो। 90 प्लस थीटा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हो जाता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस mg s साइन थीटा। तो ये वर्क डन आ गया, ठीक है। अब वर्क डन इन सेकेंड पाथ ही देखते हैं। सेकेंड पाथ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक बार हो जाएगा A से B का वर्क और एक बार हो जाएगा B से C का वर्क। तो जब A से B आ रहा है, देखो A से B तक का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कंसिडर कर लूँ कुछ x है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तो 90 डिग्री पे है ना, तो वर्क तो ज़ीरो हो जाएगा। तो दिस विल बी सिंपली mg(x cos 90) प्लस ये वर्क के बारे में बात करते हैं। अब जब ये ब्लॉक यहाँ आ गया है, इसको B से C जाना है, तो अब देखो फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ mg, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी हो जाएगा mgh cos 180। ये सुनो, एंगल कितना है, 180 ना, डिस्प्लेसमेंट और इसमें। मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। एंगल कितना है, एंगल है 180, तो ये हो जाएगा mgh cos 180। ये तो ज़ीरो हो गया, cos 180 कितना होता है, -1, तो ये हो गया माइनस mgh, राइट, cos 180 -1 ना। अब ये h को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो ये वाले ट्रायंगल में अगर मुझे h निकालना है तो थीटा के लिए साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा हो जाएगा h/s, है ना, यहाँ साइड में निकाल देता हूँ, साइन थीटा विल बी h/s। तो h कितना हो जाएगा, s साइन थीटा। बस यही सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस mg, h की जगह पे s साइन थीटा। तो देखो माइनस mg s साइन थीटा माइनस mg s साइन थीटा। तो चाहे तुम यहाँ से गए तो भी वर्क माइनस mg s साइन थीटा आया, ऐसे जाके गए तो भी वर्क माइनस mg s साइन थीटा आया। सो देयरफॉर वर्क डन इन फर्स्ट पाथ इज सेम एज वर्क डन इन सेकेंड पाथ। ये होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस नेचर में कुछ गिन चुन के हैं। एक ग्रेविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी के केस में जो भी वर्क होगा अलग अलग पाथ्स में वो सेम रहेगा। यहाँ ध्यान देना, हमने कोई और फोर्स कंसीडर नहीं किया है। जैसे यहाँ से यहाँ जाने में फ्रिक्शन भी हो सकता है, हमने कंसीडर नहीं किया है, उसको कंसीडर करेंगे तो वर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पॉज करके नोट डाउन कर लो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नॉन कंजर्वेटिव देख लेते हैं। देखो नॉन कंजर्वेटिव तुमको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। नॉन कंजर्वेटिव ऐसा फोर्स होगा जिसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। क्यों मैकेनिकल एनर्जी का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल आता है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो याद है वो पेंडुलम वाला एग्जाम्पल,
वो स्प्रिंग वाला एग्जांपल, इन सब में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। मतलब पोटेंशियल कन्वर्ट होती है काइनेटिक में, काइनेटिक कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में। दूसरा कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे होंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तुमने ऑलरेडी समझ लिया है, बस कुछ एग्जांपल्स देके तुमको दिखाना है कि वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तुमको समझ में आया होगा आई होप कंजर्वेटिव फोर्सेस। कुछ भी डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझा है तो वीडियो को एक बार वापस से स्लो देखो। स्लो मतलब अच्छे से सुन के देखो क्या बोल रहा हूँ, तो तुमको समझ में आएगा। हाँ, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं आ रहा है समझाने को, तो मुझे बताओ कमेंट में। मतलब मैं इनफ वर्ड्स नहीं यूज़ कर पाया या कुछ वैसा चीज़ है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, तो मैं वो भी करता हूँ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। चलो, और ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में जा रहे हैं। ज़बरदस्ती एक बार में बड़ा लेक्चर बना के कुछ मतलब नहीं होगा। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे हैं जिनके केस में एनर्जी लूज़ हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही है दैट वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इज़ डिपेंडेंट और इज़ पाथ डिपेंडेंट। मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ चेंज हुआ तो वर्क चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्योंकि फ्रिक्शन में एनर्जी लूज़ होती है। तो जब भी हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं तो एनर्जी लूज़ होती है ना, है या ना। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो एनर्जी लूज़ नहीं होती, एनर्जी स्टोर होती है। जैसे इस पेन को मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाऊँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुए जा रहा है। वेयर एज नॉन कंजर्वेटिव के केस में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फ्रिक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ ये एक ऐसे टेबल है ना, ये एक टेबल है और ये टेबल पे, ठीक है, ये एक टेबल है और ये टेबल पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ब्लॉक है। ध्यान से देखो, कोई एक ब्लॉक है ये टेबल पे, ऐसे एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक को मुझे यहाँ से स्टार्ट करके ले जाके वापस यहीं लाना है। तो मैं ये ब्लॉक को उठा के यहाँ लेके जाता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो ये एक पाथ हो गया। मैं वापस यहाँ आता हूँ, या फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से यहाँ ले जाके फिर यहाँ ले जाता हूँ, ये दूसरा पाथ हो गया। तो देखो दोनों ही केसेस में यहाँ से जाऊँगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, तो एनर्जी कम लूज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फ्रिक्शन का वर्क निकालो, देखो ये एक प्लेन सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक को मुझे लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिशन में। फ्रिक्शन के बारे में इतना तो मालूम है ना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो बॉडी तुम्हारा जाना चाहता है राइट में, फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट में क्योंकि अपोज कर रहा है। तो वर्क डन अगर निकालोगे तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस 180 यानी माइनस एफ एस। समझा? तो माइनस वर्क आने का मतलब एनर्जी लूज़ होती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था तुमको। प्लस वर्क है या पॉजिटिव वर्क है तो एनर्जी गेन हुआ है, नेगेटिव वर्क है तो एनर्जी लूज़ हुआ है। तो ये माइनस एफ एस है यानी इतनी एनर्जी लूज़ हो गई है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो वर्क डन कम होगा और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में फ्रिक्शन कम टाइम तक लगेगा और यहाँ से यहाँ जाने में फ्रिक्शन ज़्यादा टाइम तक लगेगा, है ना। देखो एग्जाम्पल के लिए ले लो, तुमको कोई बोले 1 किलोमीटर चल के आओ, जैसे ये पॉइंट ए है, तुमको यहाँ से कोई बोलता है 1 किलोमीटर चल के आओ, फिर तुमको कोई बोलता है 2 किलोमीटर चल के आओ। दोनों में से किस में ज़्यादा थकोगे तुम? 1 किलोमीटर वाले में या 2 किलोमीटर वाले में? चलो बता दो कमेंट्स में। ऑफ कोर्स 2 किलोमीटर वाले में ज़्यादा थकोगे, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों 2 किलोमीटर वाले में ज़्यादा थकोगे? क्योंकि 2 किलोमीटर वाले में तुमको फ्रिक्शन ज़्यादा टाइम तक फेस करना है, ज़्यादा टाइम तक उसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो 2 किलोमीटर वाले में तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा जाएगी, है या नहीं? राइट। तो ये फ्रिक्शन का स्पेशलिटी या कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ये चीज़ होती है कि जो पाथ होता है अगर वो चेंज कर दिया जाए तो वर्क भी चेंज हो जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस in a closed loop is never zero.
कभी ज़ीरो नहीं होता है। तो यही ये है, ये ब्लॉक को मैं यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके जाता हूँ ब्लॉक को। तो देखो अगर मैं वर्क निकालूँ तो कैसा मिलेगा, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस है, तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वर्क डन इन फर्स्ट पाथ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180, यानी आ जाएगा माइनस एफ एस, है ना। अच्छा, जब ये ब्लॉक को हम बी से वापस ए पे लेके आ रहे हैं तब ये वाला पाथ हो गया। इसमें वर्क अगर मैं निकालूं दूसरे पाथ में तो ये कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा। अब जब ब्लॉक इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी वापस से माइनस एफ एस। अब दोनों को ऐड करो तो ज़ीरो नहीं आएगा, टोटल वर्क जो आएगा नेट वर्क वो आ जाएगा -2Fs। दिखाई पड़ा। ग्रेविटी में ऐसा नहीं है, ग्रेविटी में टोटल वर्क ज़ीरो हो जाता है। ग्रेविटी में एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, दूसरे पॉइंट पे जाके वापस आ जाओगे तो टोटल वर्क तुम्हारा ज़ीरो होता है। सो दिस इज़ द की पॉइंट कि ऐसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है और क्लोज पाथ में वर्क ज़ीरो नहीं होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा such forces which does not conserve mechanical energy of the system, सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करते हैं, आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शन, है ना, एयर रेजिस्टेंस, फिर विस्कस फोर्स एंड सो ऑन। तो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस कॉमन एग्जांपल्स हैं, इनफ है समझने के लिए। तो ये आइडिया लगा लो कि जब भी हम लोग वर्क करें और एनर्जी स्टोर हो जाए, वर्क का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, और वो एनर्जी लूज़ ना हो सिस्टम से। जैसे पेंडुलम का एग्जांपल, पेंडुलम पे हम वर्क करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, अब उसको छोड़ो तो वही पोटेंशियल काइनेटिक में, वही काइनेटिक पोटेंशियल में, और ये चलता रहता है। हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो वो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा, जो वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में लूज़ हो जाएगा। किस एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो अब तुमने हमेशा ध्यान दिया होगा फ्रिक्शन से जो एनर्जी जाती है वो हमेशा हीट और साउंड के फॉर्म में जाती है। जैसे तुम चलते हो तो हमेशा आवाज़ आती है ना, आवाज़ आती है और हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो हीट और साउंड के फॉर्म में ही एनर्जी लूज़ होता है हमेशा। तो फ्रिक्शन ऐसा चीज़ है जो हमेशा एनर्जी हीट और साउंड के फॉर्म में लूज़ कराता है। एयर रेजिस्टेंस भी वैसे ही है, जब तुम ज़ोर से बाइक पे बैठे और चल रहे हो तो हवा का आवाज़ आता है ना, वो क्या है, वो साउंड के फॉर्म में एनर्जी लूज़ हो रही है। जो तुम एयर मॉलिक्यूल्स को फेस कर रहे हो, उनके अगेंस्ट जो वर्क कर रहे हो, वो साउंड के फॉर्म में लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी हमेशा साउंड और हीट के फॉर्म में लूज़ हो जाती है इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये नोट डाउन कर लो। फिर एक छोटा सा हमको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन करना है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। देखो, तुमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन, या बेसिकली एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। जैसे भी तुमने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन तो पढ़ा होगा ना। तो अब ये सबसे क्या समझ में आ रहा है अपने को, ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा, इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा तो जो वर्क किया जाएगा वो स्टोर नहीं होगा, वो लूज़ हो जाएगा। किसके फॉर्म में, हीट और साउंड के फॉर्म में। तो ऑफकोर्स पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो स्टोर होती है। देखो गला फट जा रहा है सर्दी की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो स्टोर होती है ना, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है। किस में एनर्जी स्टोर हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड होती है।
तो नेचर में है ना तुम हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस का एनर्जी देखोगे। जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर आगे जाओगे 12th में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, फिर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे। कभी तुम फ्रिक्शन का पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे, कभी तुम एयर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सब के अगेंस्ट जो काम होता है या ये सब जो काम करते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी कभी स्टोर होती ही नहीं है, हमेशा एनर्जी क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है। तो इसलिए इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड भी नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। सो विल डिफाइन डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिज़िक्स में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड होता है, ये धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा। हम कभी किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड ही नहीं कर सकते, कभी नहीं फाइंड कर सकते जब तक उसको किसी दूसरे पॉइंट से कंपेयर ना करें। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन सेज दैट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू, मैं पहले वर्ड्स में लिख देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is always equal to negative of work done by conservative forces। हमेशा याद रखना, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होता है उसका नेगेटिव होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है और इसको हम लोग लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो बहुत काम आएगा तुम्हारे 11th में भी 12th में भी, सब जगह पे काम आएगा तुमको। ये स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर तुमको काम आएगा ग्रेविटेशन से। तो ये चीज़ याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, दैट पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज़ ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये याद रखना स्टेटमेंट, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, याद रखना। ये डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो तुम, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ऐसा होता भी है या नहीं। देखो वही अपना घिसा पिटा एग्जाम्पल, ये एक बॉल है फुटबॉल जो ग्राउंड पे पड़ा है, इसको h हाइट उठा के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? तो सपोज़ h हाइट उठा के ये पाथ से लेके, अब हमको मालूम है अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कोई भी पाथ से जाओ वर्क डिपेंडेंट नहीं होता है पाथ पे। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये इस पाथ से गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट h है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, यानी ग्रेविटी यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है, इधर नीचे की तरफ mg। तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालूँ यहाँ पे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, और एंगल कितना है दोनों में 180, तो cos 180 यानी कितना आ रहा है -mgh। ये आ गया मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि चेंज इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस यानी +mgh। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, हमको ट्रेडिशनली भी ये चीज़ मालूम है, क्या मालूम है कि जब हम लोग ग्राउंड पे होते हैं, जब हाइट 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और जब हम h हाइट पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। ये तो हमको भी पता है ना। तो देखो ये चीज़ यहीं से आ रही है, इसी फॉर्मूले से ये चीज़ हम बोल रहे हैं कि जब चीज़ कोई ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से, जैसे ये पेन को मैं ग्राउंड से h हाइट ऊपर रखता हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, हाँ या ना? इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। बट ये जो mgh हम बोल रहे हैं ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये ग्राउंड से लेके यहाँ तक आने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। देखो चेंज, और चेंज पॉजिटिव आया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। तो ग्राउंड से h हाइट ऊपर आने में चीज़ों की पोटेंशियल एनर्जी mgh अमाउंट से बढ़ जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे इसकी एनर्जी mgh है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? तो जो ग्राउंड हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक्चुअल में तो ग्राउंड है नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन को मैं बोलूँ ये हाथ से h हाइट ऊपर उठा के ले जाऊँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, नहीं, ये हाथ ऑलरेडी कुछ हाइट पे था ना, तो यहाँ पे भी इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ जाने पे एनर्जी mgh थोड़ी होगी, mgh से बढ़ जाएगी। फ़र्क समझ में आ रहा है क्या? फ़र्क समझ में आ रहा है? देखो एनर्जी यहाँ पे कुछ है, इसको h हाइट उठाया ऊपर तो बोल दिया एनर्जी mgh, नहीं, एनर्जी mgh थोड़ी हुआ, एनर्जी mgh से बढ़ गया।
एनर्जी और भी है, पहले से ही इसके पास कुछ एनर्जी था। हाँ चलो सपोज मैं इसको नीचे गिरा देता हूँ, सपोज यहाँ ग्राउंड पे रख देता हूँ, ठीक है, तो गिरने का आवाज़ आया, ठीक है, अब ये ग्राउंड पे गया। अब बोलोगे सर ग्राउंड पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। नहीं, ये ग्राउंड पे नहीं गया है, मेरा घर सेकंड फ्लोर पे है, नीचे और है ग्राउंड, तो अगर ये घर नहीं होता तो ये पेन और नीचे जाता, मतलब इसकी ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इसको h हाइट ऊपर रखता हूँ, जैसे मैं इस पेन को उठा के h हाइट ऊपर लाऊं, तो अब इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं है, इसकी एनर्जी mgh अमाउंट से बढ़ी है, ये फ़र्क है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी का स्टेट है वो फिक्स नहीं है ना। इसको भी हम ग्राउंड कंसिडर कर ले रहे हैं, ये हटाया जाएगा, नीचे रोड पे जाके गिरेगा तो वो भी ग्राउंड कंसिडर हो जाएगा। रोड से भी नीचे कोई सरफेस होगा तो उसको ग्राउंड लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कहीं होती ही नहीं है। ये हमारा अजम्पशन होता है कि हम कंसिडर कर लेते हैं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं ग्राउंड का हाइट ज़ीरो है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, कौन सा ग्राउंड तुम ले रहे हो ये थोड़ी फिक्स है। और हाइट ज़ीरो कभी हो ही नहीं सकता है। उसी ग्राउंड पे एक गड्ढा खोदो, पेन को छोड़ोगे या ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो ये और नीचे तो जाएगा ही ना। अगर वो हाइट ज़ीरो होता, अगर वो पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती वो पॉइंट पे, तो बॉडी और नीचे जाती ही नहीं ना। नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में। ज़ीरो है पोटेंशियल एनर्जी, और कहाँ जाएगा? पर तुम गड्ढा खोदो तो और नीचे जाएगा ये बॉल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं थी, तुमने कंसीडर की थी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखना इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है, हमेशा तुम इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस निकालते हो, ये mgh। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को ऊपर उठाया तो mgh हो गया एनर्जी, नहीं, mgh से बढ़ गया, ये याद रखो, ठीक है। और अगर चीज़ें ऊपर से नीचे गई तो ज़ीरो नहीं हो जाता है, mgh अमाउंट से कम हो जाता है, ठीक है। ये फ़र्क होता है। और ये सॉरी ये फ़र्क होता है पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में। और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन से हमको समझ में आया कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो आज के लेक्चर में जो भी किया है वो सबको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर्दी बहुत भयंकर है, सो कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, और सर्दी का इलाज भी मुझे बताओ। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।